साथियों, आज की कहानी हत्यारा मेरा बेटा, जो लिखी गई है बनाट मालमुट द्वारा। वह इस एहसास से जाग जाता है कि उसका पिता हॉल में खड़ा है और सुन रहा है। क्या सुन रहा है? उसका सोना और ख्वाब देखना, उसका उठना और पैंट को इधर उधर ढूंढना, उसका खाने के लिए रसोई में न जाना, उसका आंखें बंद करके शीशे में देखना, घंटे भर तक टॉयलेट में बैठे रहना, उस पुस्तक के पत्रों को उलटना पलटना जिसे वो पढ़ नहीं सकता, उसका गुस्सा, पीड़ा, एकाकीपन। पिता हॉल में खड़ा है, बेटा उसे सुनते हुए सुनता है। अजनबी मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं बताता। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और हॉल में अपने पिता को देखता हूँ। वहाँ किस लिए खड़े हो? काम पर क्यों नहीं जाते? मैंने गर्मियों की बजाय सर्दियों में छुट्टियाँ ली थी, जैसा कि मैं आम तौर पर करता हूँ। आखिर किस लिए? अगर तुम्हें इस सड़ाहट भरे हॉल में ही गुजारना था, तो मेरी हर हरकत पर नज़र रखते हुए, जो दिखाई नहीं देता उसका अनुमान लगाते हुए तुम मुझ पर जासूसी क्यों करते हो? मेरे पिता अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद फिर हॉल में लौट आते हैं, सुनने लगते हैं। कभी कभी मैं उन्हें उनके कमरे में सुनता हूँ, लेकिन वह मुझसे बात नहीं करते और मुझे कुछ पता नहीं चलता। एक पिता के लिए यह एहसास बड़ा भयानक है। हो सकता है वह किसी दिन मुझे अच्छा सा पत्र मिले। प्रिय पिताजी, प्यारे बेटा, अपनी दरवाज़ा खोलो। कैदी मेरा बेटा। मेरी पत्नी सुबह ही मेरी शादीशुदा बेटी के पास चली जाती है। बेटी का चौथा बच्चा होने वाला है। माँ उसके लिए खाना बनाती है और सफाई करती है और बच्चों को संभालती है। मेरी बेटी के प्रसव में कुछ गड़बड़ है, रक्तचाप चल रहा है और वह ज़्यादा समय बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। मेरी पत्नी सारा दिन उसी के पास रहती है। वह जानती है हैरी को कुछ हो गया है। जब से उसने पिछली गर्मियों में कॉलेज छोड़ा है, वह नर्वस है, अकेला अपने ख्यालों में गुम रहता है। बात करो तो आधी बात वह चिल्ला कर करता है, पेपर पढ़ता रहता है, तंबाकू पीता है और अपने कमरे में पड़ा रहता है। कभी कभार घूमने चला जाता है। सैर कैसी रही हैरी? सैर? मेरी पत्नी ने उससे कहा था कि वह कोई काम ढूंढे जाकर, और वह कुछ एक बार गया भी, लेकिन उसे कोई काम मिला भी तो उसने स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अब जो मुझे लगता है, जो है वही लगता है। तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना बेटे? शायद तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मुझे इस नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं। मेरी सेहत ठीक है। बात जो भी हो, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। काम वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था, तो कोई अस्थाई काम ले लो, वह बोली थी। वह चिल्लाने लगता है, हर चीज़ अस्थाई है। मैं अस्थाई चीज़ों में और इजाफा क्यों कर रहा हूँ? मुझे अपनी अतंड्य अस्थाई लगती है। दुनिया अस्थाई है। मैं अस्थाई काम नहीं चाहता। मैं अस्थाई के विपरीत चाहता हूँ, लेकिन कहाँ मिलेगा वह? कहाँ? मेरे पिता स्थायी रूप से रसोई में सुनते रहते हैं। मेरा स्थायी बेटा, वह बोली, अगर मैं कर लूँ तो बेहतर रहेगा। मैं इससे इनकार करता हूँ। मैं 22 का हूँ, पिछले दिसंबर से कॉलेज का ग्रेजुएट। रात को मैं समाचार दर्शन देखता हूँ, हर रोज चलने वाला युद्ध देखता हूँ, छोटे से पर्दे पर बड़ा सा युद्ध। कभी कभी मैं आगे झुक जाता हूँ और अपनी हवेली से युद्ध को झुक कर देखता हूँ। अपने हाथ के मर जाने का इंतज़ार करता हूँ। भरे हुए हाथ वाला मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है मुझे किसी भी दिन भर्ती कर लिया जाएगा, पर मुझे चिंता नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कनाडा या कहीं और चला जाऊंगा।
हालांकि यह ख्याल मेरे लिए बोझ है। जैसा वह बन गया है उससे मेरी पत्नी को डर लगता है और वह बेटी के घर चले जाने में खुशी महसूस करती है। मैं अकेला रह जाता हूँ, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करता। तुम्हें हैरी को बुलाकर उससे बात करनी चाहिए, मेरी पत्नी मेरी बेटी से कहती है। मैं करूँगी, लेकिन यह मत भूलो कि हमारी उम्र में 9 साल का फ़र्क है। मेरा ख्याल है मेरे बारे में वह यही सोचता है जैसे उसके आसपास एक और माँ मंडरा रही हो, जबकि एक ही माँ काफ़ी होती है। मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन ऐसे आदमी के साथ गुजारा मुश्किल होता है जो बराबर ना देखे। उसे रक्तचाप है। मेरा ख्याल है वह बुलाने से डरती है। मैंने काम से 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। मैं डाकघर में क्लर्क हूँ। मैंने अपने सुपरिटेंडेंट को बताया कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ और यह झूठ भी नहीं था, और उसने कहा कि मुझे बीमारी की छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस कदर बीमार नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्त मूबर्ग को बताया था कि मैं इसलिए छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि हैरी की वजह से मैं परेशान हूँ। मैं समझता हूँ लियो अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, फिर भी हमें जिंदा रहना ही है। शुक्र की रात को पोकर में तो आओगे ना? थोड़ा हल्के हो जाओगे। कह नहीं सकता, कोशिश करना आने की। ये चीज़ें तो होती रहती हैं। कुछ बेहतर महसूस करो तो चले जाना, ना भी करो तो भी चले आना, क्योंकि इससे तुम्हारा तनाव ही कुछ कम हो जाएगा। इस उम्र में तुम्हारे दिल को इतनी चिंताएं मिलना अच्छी बात नहीं है। यह सबसे घटिया चिंता की बात है। अगर मैं अपनी चिंता करता हूँ तो पता चल जाता है कि चिंता क्या होती है। मेरा मतलब बड़ा साफ है। मैं खुद से कह सकता हूँ, लियो तुम बेवकूफ़ हो, बेकार की चिंता करना छोड़ो। चिंता किस बात की? रुपयों की, स्वास्थ्य की, और अब तुम वैसे भी 60 के होने आए हो और दिन ब दिन जवान तो हो नहीं रहे। हर ऐसा आदमी जो 59 का होकर मर नहीं जाता 60 का होता ही है। अब वक्त तुम्हारे पीछे घसीटता आ रहा है तो तुम उसे भगा तो नहीं सकते ना। लेकिन अगर चिंता किसी और को लेकर हो तो वो बहुत बुरी बात है। यही असली चिंता होती है। अगर कोई आदमी आपको बताए नहीं तो आप उसके भीतर उतर कर तो जा नहीं सकते। तो मैं हॉल में इंतज़ार करता हूँ। हैरी, युद्ध की चिंता मत करो। मुझे मत बताओ कि मुझे किसकी चिंता करनी है और किसकी नहीं। हैरी, तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता है। जब तुम छोटे थे, रात को घर लौटते थे तो तुम दौड़कर मेरी टांगों से लिपट जाते थे। मैं तुम्हें उठाता था और छत से छुआ देता था। तुम्हें कितना अच्छा लगता था अपने छोटे से हाथ से छत को छूना। मैं इस बारे में और नहीं सुनना चाहता। यही चीज़ है जो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। मुझे मत बताओ कि मैं कभी बच्चा था। हैरी, हम अजनबियों की तरह रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ना कि मुझे अच्छे दिनों की याद आती है। मुझे तब की याद सताती है जब हम इस बात के प्रदर्शन से डरते नहीं थे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह कुछ नहीं कहता। तुम्हें एक अंडा उबाल दूं? मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? उसने अपना कोट पहना, उसने अपना हेड उठाया और सीढ़ियाँ उतरकर गली में निकल गया था। वह चलता रहा। उसे मालूम था उसका पिता उसका पीछा कर रहा है और इससे वह गुस्से से भर उठा। उसने घूम कर नहीं देखा। वह तेजी से चला रहा था और चौराहा तक आ पहुंचा। अब जहां साइकिलों के लिए रास्ता है, वहां कभी पैदल चलने वालों के लिए रास्ता था, और अब पेड़ भी कम हो गए थे और उनकी काली शाखाएं सूर्य विहीन आकाश को काट रही थी। एवेन्यू एक्स के नुक्कड़ पर, वहीं जहां कोनी आइलैंड की महक आनी शुरू हो जाती है, उसने सड़क पार की और घर की ओर चलने लगा। उसने ऐसी मुद्रा बनाए रखी
जैसे उसने पिता को सड़क पार करते नहीं देखा। पर वह अब भी क्रोधित था। पिता ने सड़क पार की और बेटे का पीछा करता रहा। जब वह मकान के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हैरी सीढ़ियां भी चढ़ गया होगा। वह अपने कमरे में था और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। लियो ने ताली निकाली और पत्रों की पेटी खोल ली। वह देखने लगा कि उनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो कहीं भूल चूक से उसके बेटे ने उसे लिखा हो। मेरे प्यारे पिताजी, बात दरअसल ये है कि जिस तरह का मेरा व्यवहार है उसका कारण, लेकिन ऐसा कोई पत्र नहीं था। उनमें से एक पत्र डाकघर क्लर्क कल्याण संस्था की ओर से था, जिसे उसने कोट की जेब में डाल लिया। यह उसे अपने बेटे के कमरे में ले आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और इंतज़ार करने लगा। बेटे की हड़बड़ाहट पर उसने कहा, ड्राफ्ट बोर्ड वालों की तरफ से तुम्हारे नाम एक चिट्ठी आई है। उसने मुठ घुमाई और कमरे में चला गया। हैरी आंखें मूंदे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेज पर रख दो। तुम खोलकर देखते क्यों नहीं? मैं खोल दूं? नहीं, मेज पर रख दो। मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? वह मेरा काम है। पिता ने चिट्ठी मेज पर डाल दी। बेटे का नाम आया। दूसरा पत्र वह रसोई में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और केतली में थोड़ा सा पानी उबालने लगा। उसने सोचा वह उसे जल्दी से पढ़ेगा और ध्यान से फिर बंद कर देगा। फिर नीचे जाकर उसे दोबारा पत्रों की पेटी में डाल आएगा। अब उसकी पत्नी बेटी के घर से लौटेगी। वह अपनी ताली से उसे खोलेगी और पत्र को हैरी के पास ले जाएगी। पिता ने पत्र पढ़ा। यह किसी लड़की का छोटा सा पत्र था। लड़की का कहना था कि हैरी ने उससे 2 किताबें कोई 6 महीने पहले उधार ली थीं और चूंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी किताबें थीं, इसलिए हैरी को चाहिए कि वह उन्हें उसके लौटा दे। क्या वह जितनी जल्दी हो सके वैसा कर सकेगा? लियो पत्र पढ़ ही रहा था कि हैरी रसोई में आ गया और जब उसने पिता के चेहरे पर हैरानी और अपराध के भाव देखे तो उसने उसके हाथ पत्र से छीन लिया। जिस तरह तुम जासूसों की तरह मेरे पीछे लगे हो, मुझे तुम्हारी हत्या कर देनी चाहिए। लियो ने मुंह घुमा लिया और खिड़की में से बाहर अंधेरे में देखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था। इसकी आंखें बेजान थीं और वह अकुलाहट महसूस कर रहा था। हैरी ने एक ही नज़र में पत्र पढ़ा और फिर उसे फाड़ डाला। तब उसने लिफाफा भी फाड़ डाला जिस पर व्यक्तिगत लिखा हुआ था। अगर तुमने आइंदा ऐसा किया तो हैरान मत होना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी इस जासूसी से तंग आ चुका हूँ। हैरी घर से बाहर चला गया। लियो उसके कमरे में आ गया और इधर उधर देखने लगा। उसने दराजों को देखा। वहाँ कुछ भी असाधारण देखने को नहीं था। उसने दराजों को देखा। वहाँ कुछ भी असाधारण देखने को नहीं था। खिड़की के पास पड़े डेस्क पर एक पुर्जा पड़ा था जिस पर हैरी ने लिखा था, प्रिय एडिथ, तुम घर क्यों नहीं हो आती? अगर तुमने दोबारा ऐसा खत लिखा तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। पिता ने अपना कोट हैट उठाया और घर से बाहर निकल आए। थोड़ी देर दौड़ते रहे, तब चलने लगे। उसे हैरी गली की दूसरी ओर दिख गया। वह उसका पीछा करने लगे। उसने हैरी को आइलैंड जाने वाली ट्रॉली बस में सवार होते देखा। उसे अगली बस के लिए इंतज़ार करना पड़ा। अगली बस 15 मिनट बाद आई और वह उस पर सवार हो गए। फरवरी का महीना था। ठंड थी और कोनी आइलैंड सुनसान था। सिर्फ एवेन्यू में कारें नहीं थीं, गलियों में लोग नहीं थे। हिमपात जैसा मौसम था। लियो अपने बेटे की तलाश में आगे बढ़ता रहा। भूरा, सूर्यविहीन सागर तट निर्जन था। दुकानें, गलियारे, स्नानगृह सब बंद थे। इस्पाती समंदर पिघले शीशे सा गतिवान जमता सा लग रहा था। समंदर की तरफ से तेज हवा आ रही थी और कपड़ों में घुस जाती थी और वह कांप कांप जाता था।
अपने बेटे की तलाश में वह करीब करीब सी गेट तक जा पहुंचा और फिर लौटने लगा। ब्राइटन की तरफ चलते हुए उसने एक आदमी को समंदरी फेनों के बीच तट पर खड़े देखा। लियो उसकी ओर बढ़ गया। वह आदमी हैरी ही था। लियो भागकर बेटे के पास जा पहुंचा। हैरी, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी चिट्ठी खोली। हैरी पानी में खड़ा रहा, शीशे जैसी लहरों पर नजरें टिकाए। हैरी, मैं भयभीत हूँ, बताओ बात क्या है। मेरे बच्चे, मुझ पर तरस खाओ, यह दुनिया मेरे जैसी नहीं है। हैरी ने सोचा, यह मुझे त्रास से भर देती है। उसने कुछ नहीं कहा। हवा की एक तेज झोंके ने उसके पिता के सिर से उसका हैट उड़ा दिया और हैट तट पर उड़ता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लहरों में जा गिरेगा। लियो उसके पीछे भाग रहा था, इधर से उधर। आखिर हवा ने हैट को उसकी टांगों की तरफ उड़ा दिया और उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसे सिर पर कस कर टिका लिया, इतना कि उसके कान मुड़ गए। अब तक उसे रुलाई आने लगी थी। उसकी सांस फूल रही थी। अपनी ठंडी उंगलियों से उसने आंखें पोंछी और बेटे के पास फिर जा पहुंचा। वह तन्हा है, इसी किस्म का इंसान है वह, लियो ने सोचा। मेरा बेटा जो तन्हा इंसान बन गया। हैरी, मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कौन कहता है कि ज़िंदगी जीना आसान बात है। कब से मेरे लिए भी नहीं थी, तुम्हारे लिए भी नहीं है यह ज़िंदगी। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन अगर कोई आदमी जीना नहीं चाहता तो वह मरकर भी क्या कर लेगा। अगर वह जीना नहीं चाहता तो शायद वह मर जाने के योग्य ही है। घर चलो हैरी, उसने कहा। यहाँ कितनी ठंड है, पानी में खड़े रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हैरी बिना हिले डुले खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद उसका पिता वहाँ से चला गया। वह चल ही रहा था कि हवा ने उसका हैट फिर उड़ा दिया और वह रेत पर लुढ़कने लगा। मेरा पिता हॉल में खड़ा है। मैं उसे अपनी चिट्ठी पढ़ते हुए पकड़ लेता हूँ। वह गलियों में मेरा पीछा करता है। हम लहरों के किनारे पर मिलते हैं। वह अपने हैट के पीछे भाग रहा है। मेरा बेटा समंदर के पानी में पाँव डुबोए खड़ा है। धन्यवाद।